जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के परिवार में। दोस्तों, आज की जो क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है सभी परीक्षाओं के लिए। और ये परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर जो 6 नवंबर को होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। और ये इसीलिए कैंसिल हुआ है कि अगर आपकी तैयारी में कुछ जो है कमी रह गई है तो उसे आप पूर्ण कर लीजिए। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। निसंदेह ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। और आपने दोस्तों हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ स्पेशल की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो उसके भी एमसीक्यू हम लेकर आ रहे हैं और वो जो है चैनल पे अपलोड हैं। छत्तीसगढ़ स्पेशल की क्लासेस, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, जियोग्राफी, सभी के टॉप एमसीक्यू और हिंदी की बेहतरीन क्लासेस का कलेक्शन हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप एक बार चैनल का विजिट करिए और सीक्वेंस से पूरे जो है प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनको आप देखते जाइए। और सभी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो ज़रूर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा आपका और सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आइए आज का जो प्रश्न है और आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें आपको जीएस करंट अफेयर जो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 105 नंबर छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है टोटल है जीएस में। और ये जो है आपके सभी सेगमेंट से, सभी जो है विषयों से पूछे जाने हैं। संविधान से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सभी विषयों से प्रश्न आने वाले हैं। विज्ञान से भी इवन प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग इस क्लास को देखिए, इसमें सभी के प्रश्नों का समायोजन है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहां से प्रश्न इसमें न लिए गए हों। तो आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। लड़कियों में आत्म रक्षा कौशल विकसित करने की योजना, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, या बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, या महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले कौशल प्रदान करने की योजना। इसमें से आपको उत्तर बताना है। सही उत्तर इसका क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये क्या है दोस्तों? तो हम सभी लोग जानते हैं ऑप्शन सी हमारा सही है कि बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब स्टार्ट हुई इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं यदि क्लास को आप देख रहे हैं तो। दोस्तों, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? ऑप्शन ए में दिया गया है अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच में, बी में है हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, पुरी और हावड़ा जंक्शन, और नई दिल्ली और वाराणसी। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारी जो है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। आप जानते हैं कि जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या है, तो वाराणसी है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था आपको इसको बताना है दोस्तों। आप क्लास को अंत तक देखें और अंत तक अगर आप देखते हैं तो निसंदेह ये 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे दोस्तों पहली बार? तो ये जो 2020 वाला जो आयोजित किए गए थे ये गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 है, चूंकि ओल्ड क्वेश्चंस भी लिए जा रहे हैं, आपके करंट के भी क्वेश्चन जो है लिए जा रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जो है विश्व पर्यावरण 2020 2020 है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी जो थीम थी, इसका उद्देश्य था कि लोगों को जो है प्रकृति से जोड़ा जाए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया? अब आप जानते हैं कि कितनी बैंकों का विलय हुआ, ये प्रश्न तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ, सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक और केनरा बैंक। आप अपना दिमाग लगाएं और दिमाग कहाँ लग रहा है उसको हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट अपलोड है दोस्तों, आप उनको ज़रूर एक बार लगाएं। आपका निसंदेह कॉन्फिडेंस बहुत ही अप होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2019 से जो हमारी विजया बैंक और देना बैंक है इसका विलय कहाँ कर दिया गया? तो इसका विजया बैंक और देना बैंक कहाँ चले गए? बड़ौदा चले गए, गुजरात।
ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक भी गई और देना बैंक भी में इसका विलय हो गया। साल 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब ये साल 2019 के लिए आपसे पूछा जा रहा है। कृष्णा सोबती, चित्रा मृदुगल, शोभा राव, अच्युतन नंबूदरी, ये 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। नंबूदरी को आप याद रखना है। कब के लिए? 2019 के लिए। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया था या यान का प्रयोग किया गया था, आपको बताना है। और आप बताइए कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। निसंदेह मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है कि PSLV C46, GSLV MK3 M1, ASLV GSLV MK3। तो जो हमारा दोस्तों ये जो GSLV MK3 M1 है, इसी से जो है हमारे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने में इसी का उपयोग किया गया था। और चंद्रयान है तो भाई महत्वपूर्ण है, इसे याद तो रखना पड़ेगा। निम्न में से किस राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? आपसे ये पूछा जा रहा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो गेम है इनकी जो मेज़बानी है सबसे जो है ज़्यादा, ये 5 बार मेज़बानी किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है? ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है त्रिशूल है, ऑप्शन बी धनुष है, पिनाका है, डी पृथ्वी है। कौन सा है ये आपको बताना है। आप भी गेस करें, वीडियो को पॉज कर दें, पहले अपना उत्तर को चेक कर लें कि आपके दिमाग में यह है कि नहीं है, और नहीं है तो आइए वीडियो को आगे देखिए। पिनाका जो है DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल ये जो है रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है ये क्या है? इसका नाम है पिनाका। इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया, इसे आपको जरूर याद रखना है। इसरो ने किस साल मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया था? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत इसरो ने कब किया था? 2012, 13, 2014, आप इसको 2015 बना लीजिए। कब किया गया था? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसकी शुरुआत इसरो ने जो ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। येलो टिक जो है मिलेगा। और आप बताइए कि PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है, ये अब आपको बताना है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, ब्रांज मेडल जीता, या इनमें से कोई नहीं? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपको पता है चौथे स्थान पर रहा। हमने कितने स्वर्ण पदक जीते, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, और कुल कितने स्वर्ण पदक जीते वो भी आप कमेंट करेंगे। और PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता था? तो ऑप्शन ए आपका सही है, गोल्ड मेडल विजेता PV सिंधु रही हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, सामने से ही दिख रहा है। बस्तर छत्तीसगढ़, उमरिया मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बस्तर में क्या है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जोधपुर राजस्थान। अब बताइए इसमें से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो अगर आप हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। मानव का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। आप मानव हैं, मैं भी मानव हूँ, हम दोनों लोग मिलकर जो है आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। अब राना टिग्रीना किसे कहते हैं? फेलिस डोमेस्टिका किसे कहते हैं? और बास इंडिकस किसे कहते हैं? इसे आपको बताना है कि राना टिग्रीना कौन है, फेलिस डोमेस्टिका कौन है, और बास इंडिकस कौन है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप उसका मिलान कीजिएगा कि क्या मेढक को राना टिग्रीना तो नहीं कहते हैं? फेलिस डोमेस्टिका को क्या कैट कहते हैं? क्या बिल्ली? ठीक है, और जो ये बॉस इंडिकस है इसे क्या कहते हैं? आप इसे बताइए, बिल्कुल कमेंट करिए, और चारों ऑप्शंस की व्याख्या हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसी क्लास में आप इसको देखेंगे कि ये पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डुस और उर्सुस मैटिमस, इसको आपको बताना है। तो भाई जो हमारा शेर है वो तो पैंथरा लियो है। पैंथरा टाइग्रिस क्या है? ये जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और पैंथरा पार्डुस ये चीता का वैज्ञानिक नाम है। और उर्सुस मैटिमस कार्निवेरा ये किसका नाम है? कहीं उल्टा चढ़ने वाला कोई जानवर तो नहीं है जो पेड़ पे उल्टा चढ़ जाता है दोस्तों? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। उल्टा चढ़ने वाला कौन है? भालू है। भालू सीधे काला काला भालू बड़ा बड़ा होता है ना, वही चढ़ जाता है। तो भैया उसका भी जो है साइंटिफिक नाम क्या है? तो उर्सुस
मैटिटिमस कार्निवेरा ये भालू का उपनाम है। पैंथरा टाइग्रिस बाघ को कहते हैं। पैंथरा लियो शेर को कहा जाता है और पैंथरा पार्डुस चीता को कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गन्ना का वैज्ञानिक नाम बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये शुगर केन से दिख ही रहा है, शुगर केन ऑफिसिनेरम ये गन्ना का जो है वैज्ञानिक नाम है। लेकिन ये जो ऑरिजिया सैटिवा है, ट्रिटिकम एस्टिबियम है और गैसीपियम है, ये किसके वैज्ञानिक नाम है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आइए हम आपको ऑरिजिया सैटिवा का बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप एग्जाम देने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है भाई, तो ये धान का कटोरा है, इसीलिए हमने इसको लिया है कि धान का तो पूछा जा सकता है। तो ऑरिजिया सैटिवा ये धान का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिबियम गेहूं का है और गैसीपियम किसका है? कपास का रासायनिक नाम है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप याद करके रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुगर केन्स ऑफिसिनेरम। ट्रिटिकम एस्टिबियम गेहूं को याद रखिएगा, ऑरिजिया सैटिवा धान के लिए याद रखना है और गैसीपियम कपास का जो है वैज्ञानिक नाम है। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? आपको ये बताना है। भाग 8 में है, भाग 9 में है, भाग 10 में है, भाग 11 में है। अब आप बताइए कि किस में है? पंचायतों का जो उल्लेख है बहुत ही फेमस है। आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो आपके पंचायतों का गठन होता है तो उसका वर्णन भाग 9 में है और भाग 9A में जो आपको मिलता है वो नगर पालिकाएँ मिल जाती हैं। तो आपको मैं एक पूरा जो है भाग 11 तक का शेड्यूल बताता हूँ कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। और आपको मैं भाग 1 से भाग 11 तक की कहानी ऐसे चलते चलते आपको याद करा देता हूँ। आप इसको ऐसे देखते हुए चलें और निसंदेह आपको ये याद होने वाला है। दोस्तों, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में है। भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 में हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं। और मूल कर्तव्य आप जानते हैं कि 51A है मूल कर्तव्य, इसे भी आपको याद रखना है। राज्य भाग 6 में क्या है? भाग 5 आप देखिए कि भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? तो संघ के बारे में। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया। आप देखिए 52 में राष्ट्रपति होते हैं तो यहीं से पूरा संघ चालू हो जाता है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, ये सब, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा राज्यपाल से शुरू होता है हमारा राज्य, तो अनुच्छेद 152 से 237 तक ये है। 7वें भाग 7 जो था दोस्तों, इसको 7वें संविधान संशोधन से ही निर्देशित कर दिया गया था। और भाग 8 में देखते हैं कि अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ और राज्य दोनों के बारे में इसका वर्णन बखूबी इसमें किया गया है, इसे आपको याद रखना है। भाग 9 देखें तो अनुच्छेद 243 से 243O तक, ठीक है। 243 से जब आप इसको देखेंगे तो 243 से लेकर 243O तक इसमें अनुच्छेद बटे हुए हैं। अब भाग 9 का देखेंगे तो नगर पालिका 243P से 243ZG तक, ठीक है। ये जो 243 है, 243 से लेकर 243 का P से लेकर 243ZG तक है, क्या है हमारा? तो नगर पालिका के बारे में है। इसे आप याद रखिएगा कि 243P से 243ZG तक वर्णन है नगर पालिका के बारे में। दोस्तों, भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद हैं 244 से 244A तक। और भाग 11 में जो है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध आपको बताए गए हैं। तो अब आप इसको देख चुके होंगे कि जो भाग 8 दिया गया है संघ एवं राज्य 6 से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। भाग 10 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। और भाग 11 आप तो जान ही रहे हैं कि दोनों के मध्य संबंध को बताता है। दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 6.4 होता है, 3 होता है, या कि 7.4 होता है। जल का पीएच मान हम लोग डेली H2O जो हमारा जल है, हम जल ले रहे हैं, जल पी रहे हैं और जल ही जीवन है, ये कहा भी जाता है। तो ये जल ही जीवन है कहा नहीं जाता, सत्य है यार।
कि जल ही जीवन है और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए इसके पीएच मान के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितना पीएच मान है। तो जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, 6.4 होता है दूध का, आपका मिल्क जो होता है, सिरका का होता है 3, और जो हमारा खून है, मानव का जो रक्त है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों चारों ऑप्शन को आपको समझते हुए चलना है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शन की अच्छे से व्याख्या की गई है। अब लीजिए शाम का समय है, पीने वालों के लिए जो है उनको बताना है, शराब तो पी रहे हैं, एल्कोहल लोग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनको पीएच मान नहीं पता होता है कि जो एल्कोहल वो पी रहे हैं उसका पीएच मान कितना होता है। 4.8 से 8.4, 8.1, 3.5 या 7.4। तो जो हम लोग जो है आप देख रहे हैं कि जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का पीएच मान हमें तो 3.5 लग रहा है भाई। ये किसका है, ये किसका है और ये किसका है, आपको बताना है जो है कि ये जो पीएच मान है, जो मानव का मूत्र होता है उसका पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, और शराब का पीएच मान 3.5 होता है। अब ऑप्शन बी और डी जो है क्या है, किसका पीएच मान है, आप हमें बताइए कि ये किसका पीएच मान है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और 8.1 समुद्री जल का पीएच मान होता है। और जो हमारी आँखों से जब जो है रोते हैं बच्चे, या कि हम लोग भी रोते हैं, कोई भी आप भी रोते होंगे कभी न कभी दुख या कष्ट बढ़ने पर, तो जो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये इन आंसुओं का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। और समुद्र का जल कितना खारा होता है, इसलिए आप उसको देखेंगे 8.1 होता है, और 3.5 ये शराब का पीएच मान होता है। इन चीज़ों को आप देख चुके हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे भी जुड़ जाता है कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की। आत्मारंग पांडुरंग जो है, आत्माराम पांडुरंग, इसने किसकी स्थापना की। और राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति ही हैं। और दयानंद सरस्वती को आप जानते हैं आर्य समाज से। आत्माराम पांडुरंग को किसकी स्थापना से आप जानते हैं, शायद प्रार्थना सभा तो नहीं है, आप ऑप्शन बिल्कुल आपको बताता हूं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना, ये जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये जो हमारा प्रार्थना समाज है, ठीक है, ये प्रार्थना समाज की जो स्थापना है उसको आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये आंसर में देख लेते हैं कौन सही है। बिल्कुल सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको चारों ऑप्शंस भी अगर आप देखते चलेंगे तो ये 30 क्वेश्चन का जो सेट है ये आपको 100+ नजर आएगा। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक के बारे में चलिए आप बताइए कौन है भाई। न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसने किया, गौतम मुनि ने किया। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत फेमस है और एग्जाम का लड्डू क्वेश्चन है, और ये आता ही आता है। न्याय दर्शन एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, इस याद रखिएगा। महर्षि जैमिनी ने क्या किया, महर्षि कणाद ने क्या किया, महर्षि कपिल ने जो है किस दर्शन का प्रवर्तन किया, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो बस थोड़ा सा धीरज रखिए, नीचे आइए, हम आपको बताते हैं कि जो है गौतम जो हैं इन्होंने न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक रहे महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रहे महर्षि कपिल, और महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन का प्रवर्तन किया। इन्हें हमें याद रखना है। कणाद ने वैशेषिक, जैमिनी ने मीमांसा, कपिल ने सांख्य और गौतम ने तो न्याय दिया ही है सबको। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया है, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, सुंदरलाल बहुगुणा, मोतीलाल नेहरू। अब ये सब जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस की इम्पोर्टेंस है कि जो है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है उसको तो किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो जो आप चिपको आंदोलन देखते हैं उस चिपको आंदोलन से संबंध किसका है, सुंदरलाल बहुगुणा का है। और जब लाला हरदयाल के पास आएंगे तो आपको याद आ जाएगी गदर पार्टी, अगर नहीं याद आ रही है तो याद कर लीजिए, गदर पार्टी आएगी। और जब मोतीलाल नेहरू जी के पास आएंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के पास में, तो शायद स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने किया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो हमने बताया गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, मोतीलाल नेहरू स्वराज की जो है स्थापना, और रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल दिया गया है।
जो गदर पार्टी, लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी, पंडित मोतीलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, और रास बिहारी बोस तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने किया था, और जिसमें बाद में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी एंट्री करते हैं। सर्वाधिक धान का उत्पादन किस राज्य में होता है? अब ये लो भाई, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कहीं छत्तीसगढ़ वाले इसी को टिक ना मार दें कि जो है सर्वाधिक धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है भाई, तो ये ऐसा नहीं है। सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और केरल में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आप काजू जानते हैं और काली मिर्च जानते हैं। उत्तर प्रदेश को देखो भाई, तो ये गन्ना गेहूँ सब में टॉप पर है, और गुजरात किस में टॉप पर है, ये हमें आप कमेंट करके बताएं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कपास को थोड़ा सा याद कर लें, यही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मक्का, गेहूं, आम, गन्ना, ये उत्तर प्रदेश इनमें जो है प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन कपास का होता है, और मध्य प्रदेश तो धान के लिए बिल्कुल फेमस है। केरल जो है काजू और काली मिर्च के लिए आपको ध्यान में रखना है। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। शिवाजी जो है, हमारे जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी, इनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो भाई इनके राजनीतिक गुरु तो दादाजी कोंड हैं। लेकिन शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था, ये पूछा जा सकता है। तो ये किसको कहा जाता है भैया? ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था, ठीक है, पेशवा, ओके। और रामदास जो थे, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के। और ये जो चौथ और सरदेश मुखी हैं, ये चौथ और सरदेश मुखी, ये जो है राज्यों के ऊपर जो कर लगाते थे, ये उस कर का नाम है जो शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। तो चारों ऑप्शंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दादाजी कोंड इनके राजनीतिक गुरु हैं, धर्मदास आध्यात्मिक गुरु हैं, पेशवा को इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री कहा जाता था, और जो कर लेते थे उसको चौथ व सरदेश मुखी कहा जाता है, ठीक है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा पहाड़ है? विंध्य पहाड़ है, काराकोरम है, सतपुड़ा है, पूर्वांचल है। तो आप हमारी जियोग्राफी वाली भी क्लास देखिए, वहाँ से भी हमने क्वेश्चन उठाए हैं, और उसमें आपको पूरा डिटेल समझाएंगे कि पूर्वांचल में जो है, ये पूर्वांचल वाला जो एरिया है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा पहाड़ है? पूर्वांचल वाला पहाड़ है। इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK3 का नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई? तो MK3 का जो नाम बदल कर दिया है उन्होंने, LVM-3 किया है। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। दोस्तों, तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? ब्लाइंड T20 मतलब जो अंधे लोग हैं, जो दृष्टिहीन हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये है ब्लाइंड वर्ल्ड कप। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो युवराज सिंह जी बने हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह, ऑप्शन बी आपका पूरी तरह सही है। अब लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जामिनर्स का लविंग क्वेश्चन कि मैकिनले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या नाम है? एक क्या मैकिनले है, एकांकागुआ है, माउंट एवरेस्ट है, किलीमंजारो है। दोस्तों, ये जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? एकांकागुआ कहते हैं। मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की है, और किलीमंजारो ये कहाँ की है? तो अफ्रीका की है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चारों ऑप्शंस बताते हुए चल रहा हूँ, और फिर भी आप इसे अगर ध्यान से क्लास को सुन लेते हैं तो निसंदेह आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आएंगे। और चारों ऑप्शंस की व्याख्या भी अगर आपने ध्यान से सुनी है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनते चलेंगे, तो निसंदेह आप जो है एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल को अपने अंदर जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो ही गया है, मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका, किलीमंजारो अफ्रीका, माउंट एवरेस्ट एशिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भाई पहला तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई साहब ये टॉप पे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? ये K2 है, 8,848 मीटर किसके जो है ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। K2 की कितनी है? कंचनजंगा की कितनी है? और लेहोत्से। दोस्तों, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शंस जो है ये क्रम से हैं 1 2 3 4, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की, उसके बाद आता है K2, उसके बाद आता है कंचनजंगा, और उसके बाद आता है लेहोत्से। ये जो है बिल्कुल सही क्रम है। अब इसका देख लीजिए आप जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, K2 जो है 8611 किलोमीटर, और कंचनजंगा जो है 8586 किलोमीटर, और लेहोत्से 8516। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 हो जाएगा। अब ये आपको याद रहने वाला है। ये लो,
हम साइंस में पहुंच गए भाई। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। क्या N2O है, CaCO3 है, NaCl है या NaHO3 है? आपको बताना है भाई कि लाफिंग गैस क्या है। बताइए मित्रों, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O है और CaCO3। ये चूना पत्थर जो होता है, चाक होता है, संगमरमर होता है, ये तीनों जो है दोस्तों, इन्हें CaCO3 इनका जो रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है ये, उसे आप जरूर याद रखिएगा। और NaCl क्या है? साधारण नमक है। NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा है। इसे भी धीरे से दिमाग में बैठा के चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो देखिए सरोजनी नायडू जी भी हैं, एनी बेसेंट भी हैं। अब सन्नो देवी की भी कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित की भी इंपॉर्टेंस है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन थी? तो जब आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो सरोजनी नायडू को टिक करके आना। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट को टिक करके आना। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य के जो मंत्रिमंडल है उसमें जो है, ये ऑप्शन देख लीजिए आप, एनी बेसेंट इसमें पूरी तरह से सही है। इसको हमने आपको बताया ही कि ये भारतीय जो है महिला अध्यक्ष हैं प्रथम। श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। मतलब पूरे देश में हमारे किसी भी विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो श्रीमती सन्नो देवी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, ये मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली 1937 में जो है विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त प्रांत में ये जो है उस मंत्रिमंडल में शामिल थी विजय लक्ष्मी पंडित, इसके लिए भी इनको याद किया जाता है। ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे होंगे और निसंदेह इन 30 क्वेश्चनों में आपने 100+ क्वेश्चन, चूंकि सभी जो है प्रश्नों में आप देखेंगे 4-4 ऑप्शन तो दिए गए हैं, तो 120 ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। और 120 ऑप्शंस में हमने इस चारों ऑप्शन की व्याख्या किया है, चारों ऑप्शंस के बारे में बताया है। इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, 2 बार इसका रिवीजन करिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और सत्य की जीत सुनिश्चित होती है, होगी और होकर ही रहेगी। ठीक है, आइए मन तन से लग जाइए। एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है, 6 नवंबर। ये संयोग मिला है, एक अवसर मिल रहा है कि अब भी चूकने न पाएँ यार, अब की बार तो ले ही लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इन्हीं संभावनाओं के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।